सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही है और चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और उसमें जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर एंड मेजर सीबीसीएस स्टूडेंट्स। ठीक, और टॉपिक का नाम है कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस। ठीक, तो कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके डिफरेंसेस को समझेंगे, इनके काइनेटिक्स को समझेंगे, इनके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसमें से न्यूमेरिकल्स आप अगर देखिए तो बहुत सारा क्वेश्चंस हमको मिलता है, लाइक आईटी जेम में, सीएसआईआर गेट में, नेट में, तो बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चंस हमको मिला है। इसमें से कुछ हम सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमको मिलता है। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट। आज का भी टॉपिक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ही है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस, स्पेशली फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर एंड बीएससी केमिस्ट्री मेजर स्टूडेंट्स। ठीक, इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस। ये आपको एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, मजा आएगा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम इसका काइनेटिक इक्वेशन डिराइव करेंगे। इसके पहले हमने पैरेलल रिएक्शंस पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी वीडियो आपको अपलोडेड है, वहां से भी न्यूमेरिकल्स हमको मिलते हैं, वो भी आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस। कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रिएक्शंस जिसमें क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को जाते समय ठीक हमें कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक, मतलब इन रिएक्शंस इन व्हिच द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक, कहीं में एक हो सकते हैं, कहीं में दो हो सकते हैं, कहीं में तीन हो सकते हैं, तो सक्सेसिव स्टेप्स कह सकते हैं आप। सो ओवरऑल रिएक्शन हमको क्या मिलेगा, इज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल सक्सेसिव स्टेप्स। कि जैसे कोई मान लीजिए कि हमें यहाँ से ईटानगर से अगर दिल्ली जाना है तो हमें बहुत सारे स्टेशंस मिलेंगे, बहुत सारे जगह मिलेंगे, तो हम उसको क्या हो सकता है कि इंटरमीडिएट स्टेज। बट हमारा मेन क्या था, रिएक्टेंट्स, कि हमें क्या है यहाँ से हमें कहाँ जाना है, दिल्ली जाना था। ठीक, सो कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे एग्जाम में, तो कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस इज डिफाइंड एज दैट रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू final products through one or more intermediate stages, जिसमें एक या एक से ज्यादा intermediate stage आएगा। ठीक, the overall reaction is a result of several successive steps, इसे हम बोलते हैं conjugative reactions। now it may be represented as, तो जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक हमने रिएक्टेंट लिया A, ये पहले कन्वर्ट हुआ B में, फिर B कन्वर्ट हुआ C में, एंड C फर्दर में भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक, इसका रेट कांस्टेंट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे K1, इसका रेट कांस्टेंट यहाँ लिखेंगे K2, इसका रेट कांस्टेंट लिखेंगे K3। ठीक है, नाउ जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में जो स्लोवेस्ट स्टेप होते हैं दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग step. So the slowest step is the rate determining step for the overall reaction. ठीक, तो ये kinetics of the complex reactions का अंदर का टॉपिक है। सिंपल रिएक्शन होते हैं, रिएक्शंस एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक को हम क्या बोलते थे, सिंपल रिएक्शन जो सिर्फ रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शंस। ठीक, तो कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस इज डिफाइंड एज द रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड्स फ्रॉम reactants to final product through one or more intermediate stages, एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनका एग्जांपल की बात आएगी, तो एग्जांपल के लिए क्या लिखते हैं, तो चलिए एग्जांपल यहाँ लिखते हैं। तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। चलिए इसमें क्या होता है, देखिए दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में अगर कहें तो पहला स्टेप में क्या होता है, ये H2O2 यहाँ से टूटेगा तो ये हमें बना देता है H2O प्लस O। ये वाला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। ठीक, और स्लो होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, चलिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फिर ये O नेचुरल ऑक्सीजन O और O फिर आपस में कंबाइन होके O2 बना देते हैं। ये स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सेकेंड, तो रिडक्शन ऑफ
ऑफ NO बाई H2। ठीक, चलिए इसका अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ में आ जाएगा 2NO प्लस 2H2, क्या बन जाएगा N2 प्लस H2O। ठीक, अब ये भी दो स्टेप में रिएक्शन होता है, तो चलिए फर्स्ट स्टेप में इसकी मैकेनिज्म अगर यहाँ लिखे तो देखिए 2NO प्लस H2 पहले से रिएक्ट करेगा, ये बना देता है N2 प्लस H2O2, ये स्लो होता है। ठीक, और फिर ये H2O2 ये भी किससे रिएक्ट करेगा, तो H2O2 रिएक्ट करता है फिर H2 से, यहाँ से हमको बना देगा 2H2O, ये वाला स्टेप हो गया फास्ट हो गया। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन का जो रेट लॉ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 2 + 2 4 होना है, बट इसका ऑर्डर एक्चुअली क्या पाया गया एक्सपेरिमेंटली, इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ में क्या आएगा रेट कांस्टेंट NO, क्योंकि स्लोप स्टेप से ही हमें निकालना है। इस तरह का भी एक अलग से क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, बोलिए ऑर्डर के लिए हमने क्या पढ़ा था 2 + 1 सम ऑफ पावर, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, तो कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस क्या होते हैं, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक, बट थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट स्टेजेस, मतलब ये पूरा का पूरा रिजल्ट रिएक्शन क्या होगा, इज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव स्टेप्स। इसको जनरली हम A to B to C या P Q R या X Y Z भी लिखते हैं। ठीक, नो डाउट जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसमें से कोई भी एक एग्जांपल जो आपको आसान लगे ले लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए अब इनका मेन जो फिजिकल केमिस्ट्री है, काइनेटिक्स ऑफ कंजुगेटिव रिएक्शंस, ये हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय कंजुगेटिव रिएक्शंस, या डिफाइन कंजुगेटिव रिएक्शंस एंड देन डिराइव काइनेटिक इक्वेशन फॉर कंजुगेटिव रिएक्शंस। ठीक, तो चलिए लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग कंजुगेटिव रिएक्शन, कोई भी एक सिंपल मान लीजिए। तो अभी जो पीछे लिखा था उसी को यहाँ हम लेते हैं, A, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है B, फिर B किसमें कन्वर्ट हो रहा है C। चलिए इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1, इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K2। ठीक, चलिए एज यूजुअल जो हम काइनेटिक्स में पढ़ते आते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब अभी रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया, when T = 0, ऑब्वियसली वी हैव ओनली रिएक्टेंट, नो प्रोडक्ट। ठीक, हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा रिएक्टेंट मिलेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। एंड नाउ कंसंट्रेशन आफ्टर T टाइम, कंसंट्रेशन आफ्टर T टाइम 5 मिनट 10 मिनट के बाद, इसको मान लेते हैं X, ये हो जाएगा Y, ये हो जाएगा Z। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसे ठीक, चलिए अब यहां से क्या करना है हमें, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A का हम रेट डिसअपीयरेंस अगर यहां से लिखें, नाउ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, देखिए डिसअपीयरेंस वर्ड हम किसके लिए लगाते थे, रिएक्टेंट के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक, इज गिवन बाय, तो हम क्या लिखेंगे बोलिए, तो जनरली हम रेट को क्या लिखते थे, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। अब डिसअपीयरेंस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस dx/dt, किसके बराबर आएगा, रेट कांस्टेंट K1 इनटू कंसंट्रेशन X। ठीक, क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या था, सिर्फ रिएक्टेंट A था, उसका इनिशियल अमाउंट A था, B और C 0। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, रिएक्टेंट का घटता है, इसलिए हम यहाँ माइनस साइन लगा रहे हैं। चलिए अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस dx, इस x को यहाँ लिख दीजिए। ठीक, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक, अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस ln x, चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, रेट कांस्टेंट K1 बाहर हो गया, t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट I, यहाँ में आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट I। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को जैसे डिराइव किया था वही यहाँ में है। ठीक है, तो माइनस ln x इक्वल टू K1t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट I या C आप कोई भी ले सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें कंडीशन लगाना है। तो जैसे क्या किया था, व्हेन कंडीशन
तो when t इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, a। ठीक है, यहां से when t इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू क्या था, a। जब t 0 है मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, a है। रख दीजिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस ln x की जगह पे आ गया a। t को हम यहाँ में क्या रखेंगे, 0, तो k1 इंटू 0 प्लस आई। ठीक, यहां से क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू हमको मिल गया माइनस ln a। अब इसकी वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, माइनस ln x इक्वल टू k1t और ये प्लस माइनस माइनस के ln a। इसको ट्रांसफर करिए तो लिख सकते हैं ln a माइनस ln x। यहां से क्या मिल जाएगा, k1 इंटू t। नाउ ln a माइनस ln b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ln a बाई b। ठीक, इसके बराबर हो गया k1 इंटू t। ठीक, अब हमें इस ln को हटाना है यहाँ से, तो हम मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई एक्स इक्वल टू t का पावर k1 इंटू टी लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से x लिखें तो क्या आ जाएगा, a बाई e टू द पावर k1 इंटू टी। नो डाउट इसको हम क्या लिख सकते हैं, e का पावर माइनस k1 इंटू टी। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। चलिए, x की वैल्यू हमें क्या बता रहा है, मुझे x की वैल्यू हमें क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t टाइम। तो ये एज ए फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो हमने एक सिंपल कंजुगेटिव रिएक्शन लिया, a से b, b से c, k1 k2 मान लिया। इनिशियल व्हेन t इक्वल टू 0, इसका वैल्यू a लिया, प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 0। आफ्टर t टाइम के बाद कंसंट्रेशन a कितना बचा, x, y कितना बचा, y क्या है, b का कंसंट्रेशन है, और z क्या है, c का कंसंट्रेशन है। ठीक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस dx by dt इक्वल टू k1 इंटू x। क्यों, क्योंकि रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ में कितना है, आफ्टर t टाइम बाद x है, तो x कर दिया। अब इसको रीअरेंज किया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, एंड देन रख के सिंप्लीफाई किया, तो हमें क्या मिला आया, ये फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब इस इक्वेशन 1 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, तो इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, ये क्या हो रहा है, फॉल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली। इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइम। ठीक, तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होगा, रिएक्टेंट का घटेगा। ये हमको इस इक्वेशन से मिल रहा है। ठीक, चलिए अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। ठीक, तो बी हमारा क्या इंटरमीडिएट है, तो ये बी जो हो रहा है वो ए से बन भी रहा है और फिर वो सी में कन्वर्ट भी हो रहा है। तो अगर इस रिएक्शन को फिर से अगर यहाँ लिख दें तो यहाँ में क्या था, ए से बी, बी से सी, इसका रेट कांस्टेंट k1 माना था, इसका रेट कांस्टेंट k2 लिया था। ठीक, चलिए अब अगर यहां से लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हम लिखेंगे, तो बी कहां से बन रहा है, ए से बन रहा है, मतलब ए का जो कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। तब इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या आएगा, k1 इंटू एक्स। ठीक, और उसी के बाद अगर यहाँ लिखते हैं कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, बी फिर क्या हो रहा है, अगले स्टेप में कह सकते हैं कि यही सी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम बी और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, k2, और इसका टी टाइम बाद कंसंट्रेशन क्या था, y। ठीक, क्लियर। सो फाइनली
एक स्टेप में हमारा बी बन रहा है और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ लिख दें कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी या नेट रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे क्या आएगा, नो डाउट इसका भी क्या है, डिसअपियरेंस, तो माइनस डी वाई बाई डी टी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, k2y माइनस k1x, ठीक, क्योंकि ये फाइनली इंटरमीडिएट है। हमें क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट एक स्टेप में बनेगा, फिर अगले स्टेज में वो कंज्यूम होगा, वो फाइनली प्रोडक्ट में इसको जाना ही जाना है। इसलिए यहाँ में k2y माइनस k1x लिया, ठीक। चलिए अब इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 2। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू बी। इक्वेशन नंबर 1 से हमें x की वैल्यू क्या मिला था, तो x इक्वल टू क्या था, a इंटू e टू द पावर माइनस k1 इंटू टी। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर t टाइम, ये हमारा जो फॉर्मूला है। देखिए यहाँ भी x है, अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर ले तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू k2y माइनस k1। चलिए x की जगह यहाँ रख दे रहे हैं a e टू द पावर माइनस k1 इंटू टी, ठीक। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके लिए, फॉर इंटरमीडिएट बी के लिए ये हमें है, ठीक। चलिए अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टी टाइम। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वन कैन गेट या वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, y, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, k1 इंटू ए बाई k2 माइनस k1 और इसमें e टू द पावर माइनस k1 इंटू टी माइनस e टू द पावर माइनस k2 इंटू टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमें क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट बी आफ्टर टी टाइम, ठीक। और ये सब फॉर्मूले हमको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इंटरमीडिएट बी आफ्टर टी टाइम, ठीक। तो k1 इंटू ए बाई k2 माइनस k1 ब्रैकेट में e टू द पावर माइनस k1 टी माइनस e टू द पावर माइनस k2 टी, मतलब हमें k1 देगा, k2 देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन देगा, तो हमसे क्या पूछेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टी टाइम। टाइम हमें दिया रहेगा 5 मिनट 10 मिनट, ठीक। तो हमने पहले स्टेप में x को निकाला, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकाला आफ्टर टी टाइम, वो हमको मिल गया ये x, ठीक। उसके बाद हमने क्या निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ बी निकाला इंटरमीडिएट आफ्टर टी टाइम, तो उसको रिप्रेजेंट किया ऐसे, ठीक। चलिए अब बच गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C, ठीक। चलिए अब इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास क्या था, हमने पहले इनिशियल रिएक्टेंट लिया था, तो यहाँ में क्या लिया था A, ठीक है। तो चलिए यहाँ में A और वही A किसमें कन्वर्ट हुआ था, X, Y और Z। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, A फिर क्या था B फिर क्या था C, ठीक। चलिए इसको हमने A लिया था, तो शुरू में क्या था 0 0, फिर टी टाइम में X, फिर यहाँ से Y और Z, ठीक। तो सिंस देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक। तो A की वैल्यू हमारा क्या आएगा, x मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B आफ्टर टी टाइम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टी टाइम। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें किसके बराबर आना चाहिए था, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में जो चेंजेस होता है किसी भी रिएक्शंस में वो कांस्टेंट होता है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
समझ सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, जेड की वैल्यू। तो बोलिए यहाँ से जेड निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो ए इनिशियल है, एक्स की जगह पे क्या था, ए ई टू द पावर माइनस के वन इंटू टी, और वाई क्या आया था, के वन इंटू ए बाई के टू माइनस के वन ब्रैकेट में e टू द पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी। चलिए इन तीनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा, वन माइनस e टू द पावर माइनस के वन टी माइनस के वन बाई के टू माइनस के वन, और चलिए इसको यहाँ भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो e टू द पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी, और इस पूरे को ब्रैकेट में। ठीक, चलिए अभी भी अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस के वन टी, यहाँ भी क्या है, के वन टी, मतलब ये टर्म से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसको अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, चलिए करके देखिए। तो ए को तो हम बाहर कॉमन पहले ही स्टेप में कर चुके थे, वन माइनस e टू द पावर माइनस के वन टी। ठीक, और इन टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, के टू माइनस के वन, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस के वन टी। ठीक, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस, तो बोलिए यहाँ से क्या आएगा, के वन बाई के टू माइनस के वन ई टू द पावर माइनस के टू टी। क्लियर। ठीक, ठीक है, अब यहाँ भी e माइनस के वन टी है, यहाँ भी e माइनस के वन टी है, तो इस पूरे को हमें यहाँ ब्रैकेट चलिए। अब इन दोनों को ध्यान दीजिए, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें, वन माइनस ई टू द पावर माइनस के वन टी, तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, वन माइनस के वन बाई के टू माइनस के वन, है ना। ठीक, और उसके बाद आपका ये टर्म तो ऑलरेडी यहाँ में आएगा ही आएगा, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, e टू द पावर माइनस के टू टी। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से के टू माइनस के वन ऊपर जाएगा। ठीक, और ये माइनस कॉमन किया था, इसलिए यहाँ में क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये के टू, चलिए सिर्फ इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से को क्या मिल जाएगा, के टू माइनस के वन, ऊपर में क्या आ जाएगा, के टू माइनस के वन प्लस के वन से के वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली हमको z की वैल्यू क्या मिल जाएगा, a वन माइनस यहाँ से क्या आएगा, के टू बाई के टू माइनस के वन, चलिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, e टू द पावर माइनस के वन टी प्लस यहाँ में क्या था, के वन बाई के टू माइनस के वन e टू द पावर माइनस के टू टी। ये हमारा फाइनली z का फॉर्मूला है। ठीक, ये किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो यहाँ में माइनस के टू बाई टी भी आएगा, तो यहाँ पे इसको के टू टी। ठीक, यदि इसको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कि यहाँ में टू है तो यहाँ में क्या है, वन है, e का पावर माइनस के वन है, यहाँ में के टू है, जब यहाँ के वन आएगा तो क्या आएगा, यहाँ में के टू आएगा, टाइम तो आपको दोनों में मिला रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमें न्यूमेरिकल में क्या करना है कि हम पहले x निकाल लेंगे, फिर y निकाल लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, z की वैल्यू। हाँ, अगर डायरेक्ट हमको z पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ C पूछ रहा होगा, तब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब इन तीनों का वेरिएशन, so variation of concentration of A, B, C after time T, इन तीनों का वेरिएशन, so variation of concentration of A, B and C with respect to time। ठीक,
चलिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर ग्राफ प्लॉट करें ठीक, तो एज यूजुअल हम क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या है when t equal to 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम। और फर्स्ट इक्वेशन से भी देखा था कि जैसे जैसे टाइम पास करेगा A का कंसंट्रेशन क्या होगा घटेगा, है ना। तो चलिए D हमारा क्या हो गया A। ठीक, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है when t equal to 0 प्रोडक्ट 0, तो यहाँ से क्या होता है फिर ये कंसंट्रेशन इसका क्या होगा बढ़ेगा, ये हो गया C। नो डाउट, तो A का तो घटेगा, C का बढ़ेगा। अब बच गया इंटरमीडिएट B। तो B क्या होता है कि एक स्टेप में बनता है और अगले स्टेप में जल्दी वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि इनिशियली ये 0 होगा और जैसे जैसे A का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा 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 और फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो घटेगा। तो जिस पॉइंट पे इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं बी मैक्स। इस पॉइंट पे जहां में इसकी वैल्यू क्या होगी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, तो इसी को हम बोलते हैं बी मैक्स। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा जिसको हम बोलते हैं टी मैक्स, मतलब जिस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम होगा उसको हम बोलते हैं बी मैक्स, और जिस टाइम पे ये होगा उसको बोलते हैं टी मैक्स। ठीक, अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ नंबर 1 कंक्लूजन। तो फ्रॉम दिस ग्राफ इट मे बी कंक्लूडेड दैट नंबर 1 पहला हम क्या दिखाई दे रहा हमें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A falls off continuously, ये घटेगा या ठीक क्या लिखेंगे falls off continuously exponentially, ये कैसे घट रहा है बट कैसे घट रहा है exponentially with respect to time, exponentially with respect to time, no doubt। मैथमेटिकली भी हमने इसको देखा था x इक्वल टू a e टू द पावर माइनस k1 इंटू t, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 a का कंसंट्रेशन तो जल्दी वो घटता है। चलिए c का कंसंट्रेशन क्या देखेंगे आप, c का कंसंट्रेशन क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ c क्या लिखेंगे इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, तो c का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब बच गया B, तो B का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ B पहले बढ़ रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ B राइजेस ठीक टू ए मैक्सिमम कंसंट्रेशन, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा एंड देन फिर वहां से क्या हो रहा है एंड देन फॉल्स ठीक डाउन या falls off with respect to time। ठीक है। सो ग्राफ से हमको 3 पॉइंट मिला था, ए का कंसंट्रेशन क्या होता था घटता था, सी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और बी का कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा फिर वहां से वो घटेगा। ठीक, चलिए अब वही है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑब्टेन दैट इज बी मैक्स, कितना ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो सकता है बी का एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम दैट इज टी मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अभी जो ग्राफ डिस्कस किया उसमें क्या था कि ए का कंसंट्रेशन घटता है, सी का कंसंट्रेशन बढ़ता है और बी का क्या था कि एक पार्टिकुलर टाइम पे बढ़ेगा 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 फिर वहां से क्या होगा मैक्सिमम एंड देन फिर वहां से घटेगा, तो इस टाइम को बोलते हैं टी मैक्स। जो इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं बी मैक्स। ठीक, अब बी मैक्स कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा की कंडीशन लगा के जो बी का कंसंट्रेशन के लिए y इक्वल टू फॉर्मूला आया था उसको तो वहां से में मिल जाता है बी मैक्स, तो इसके लिए हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो बी मैक्स इक्वल टू ए जीरो का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे ए लिख दिया, K2 by K1 इसका पावर K2 by K1 माइनस K2 और टी मैक्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, यहाँ से इनको सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं।
ठीक है। तो ये था कंजुगेटिव रिएक्शंस, डिफिनेशंस, उसका एग्जांपल्स, उसके काइनेटिक इक्वेशंस, maximum concentration of B and the maximum time at which the concentration of an intermediate reaches maximum value, that is T max। ठीक, चलिए इसको थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमको पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये गेट 2017 का क्वेश्चन है, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ले आऊँ, और डिटेल्स आप क्वेश्चन यहाँ से इस फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद कर सकते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग कंजुगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एक्स वाई जेड, ठीक, नाम बदल देता है PQR ABC XYZ। K1 की वैल्यू दिया हुआ है, K2 की वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द टाइम इन सेकेंड्स रिक्वायर्ड फॉर Y टू रीच इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन एज्यूमिंग ओनली X इज प्रेजेंट एट टाइम। ठीक, तो मान लिया कि हम सिर्फ इनिशियली हमारे पास क्या था, X था। ठीक है, चलिए एज पर क्वेश्चन हमें क्या दे दिया है, K1 कितना दिया है 2.0 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो सिर्फ टाइम इनवर्स ही आएगा। K2 हमको कितना दिया है 0.1 सेकेंड इनवर्स। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Y, तो हमें क्या निकालना है T मैक्स। चलिए T मैक्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, 2.303 log K1 by K2, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या था K1 माइनस K2। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला कहाँ से है, मैंने यहाँ जो लिख दिया ये वाला, तो 2.303 log K1 by K2 डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2। हमें सिर्फ K1 और K2 दो वैल्यू चाहिए, रख दीजिए। चलिए अब इसको रख के सॉल्व कर दीजिए, तो 2.303 log K1 हमको कितना दिया है 2.0 और K2 कितना दिया है 0.1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 0.1। ठीक, ये सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2.303, 2.0 में से 0.1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.9। ठीक, चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा log 20। अब log 20 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जनरली हमें log 2 और log 10 दो वैल्यू याद रखना होता है। चलिए log 20 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 into 10, log a into b का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 2 plus log 10, ये ना, log a into b equal to log a plus log b। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 10 की वैल्यू होती है 1, दोनों ऐड कर दीजिए तो 1.3010, तो रख दीजिए। तो फाइनली हमको यहाँ से क्या मिलेगा, T max इक्वल टू 2.303 बाई 1.9 इंटू 1.3010। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 1.57 सेकेंड, और हमको निकालना भी किस में था, सेकेंड में ही था। ठीक है, तो चीज जस्ट सिंपली गेट का क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बस आप पढ़ के आए कि नहीं आए। ठीक है, क्लियर। तो T मैक्स निकालना है तो हमें बस ये फॉर्मूला लगाना है, हमें K1 और K2 दो ही चीज चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। इन ए रिएक्शन reactant X is converted into product Y and Z consequently with rate constant this and this। ठीक, अगर इसी को हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, X to Y, Y to Z। यहाँ में क्या था रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट क्या था K2। देखिए लिखा है X Y में एंड Z में कॉन्जिक्यूटली जा रहा है विथ रेट कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब सीधा सीधा हमको क्या दे दिया, K1 की वैल्यू दे दिया, फिर क्या दे दिया K2 की वैल्यू दे दिया, ये ना, तो ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। If the initial amount of X is 12.5 moles, initial amount of X, तो जनरली हम इनिशियल अमाउंट को क्या लिखते थे X और यहाँ में क्या लिख देंगे 0, ये वैल्यू हमको दे दिया है 12.5 मोल्स, मतलब यहाँ से हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ Y फॉर्म्ड आफ्टर 10 मिनट। तो Y का हमें कंसंट्रेशन बताना है कितने के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होता है जनरली वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 मिनट के बाद ये कितना कंसंट्रेशन
बनेगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था K1 A अपॉन K2 माइनस K1, इक्वेशन नंबर 3, e टू द पावर माइनस K1 K2 माइनस e टू द पावर माइनस K2 t। ठीक, बस वैल्यू में रख के सॉल्व कर देना। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला डिराइव किया था कंसंट्रेशन, वहां में B पढ़ा था, यहाँ में क्या है, B की जगह Y है। ठीक, तो वहां में Y लिया था, हमें Y को निकालना है आफ्टर T टाइम। तो T टाइम यहाँ में कितना दिया हमको, 10 मिनट्स। K1 दिया है, K2 दिया है, इनिशियल दिया है, टाइम दिया है, तो बस रख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसी तरह का अगला क्वेश्चन आप आएगा तो हमें, चलिए K1 हमें दिया है, K2 हमें दे दिया, कंसंट्रेशन दे दिया, टाइम दे दिया। हमको क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Y आफ्टर T टाइम। ठीक, इनिशियल वहां में A लिखा था, इनिशियल को हमने वहां A माना था डिराइव करते इसमें, यहाँ में x 0। ठीक, सारी वैल्यू आपको दिया है, रख के सॉल्व कर दिया, हमें क्या मिल गया 5.30। इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, बाकी सब मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जिसको y लिखा था इक्वेशन नंबर, ये हमें बस याद रखना है। चलिए, अगर x का पूछा होता, कंसंट्रेशन ऑफ P आफ्टर T टाइम पूछा होता, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ P आफ्टर T टाइम पूछा होता, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, A e टू द पावर माइनस K1 इंटू T। अब A को हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, P0 E, K1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 किया था, तो हम यहाँ में रख के सॉल्व कर देते। ठीक, तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ P पूछा होता आफ्टर 10 मिनट्स, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता, ये होता। ठीक है, हाँ, Z पूछा होता तो P निकाले, Q निकाले, फिर टोटल में से इसको माइनस कर देते, या आपकी इच्छा, पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला जो था A इंटू 1 माइनस e टू द पावर वाले में रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, गेट नंबर 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं जो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर द रिएक्शन ऑफ द टाइप P Q R, एक हमें दिया हुआ है K1 K2, यहाँ में P है, तो P से Q का रेट कांस्टेंट K1, Q से R का रेट कांस्टेंट K2। ठीक, given that P0 is 1.0 मोल, P0 का मतलब when T equal to 0, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P, मतलब वहां से हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। K1 लिख के दिया है, ठीक है, K2 भी हमको लिख के दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ Q एंड R आर दिस एंड दिस, मतलब और टाइम क्या होगा जिसमें इनका कंसंट्रेशन Q और R का इतना मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगर इसी को हम यहाँ लिख दे कि P से हम किस में गए, Q से फिर किस में गए, R, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, दोनों वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए, इनिशियली हमने कितना लिया था, P0 हमें क्वेश्चन में दिया है भाई 1 मोल, Q एट टाइम T, कोई टाइम है, वो टाइम हमें नहीं पता है, बट किसी टाइम पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.5966 मोल पर लीटर, और उसी टाइम में R कितना है, 0.0355 मोल पर लीटर। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है वो टाइम बताइए जिस टाइम के बाद Q और R इतना इतना बचेगा या बनेगा। ठीक, चलिए, इसको हमने इनिशियली डिराइव करते इसमें क्या लिया था, A माना था, इसको क्या लिया था 0 फिर क्या बोला था, ये x है, T टाइम के बाद ये। ठीक, तो A की वैल्यू हमारा कितना आया था, हमने क्या किया था, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। ठीक, चलिए, अब इसी को आप इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, P0, x हमें क्या बता रहा है, P का टाइम T पे। ठीक, ये क्या बता रहा है हमें, Q एनी टाइम T, और फिर ये क्या बता रहा है हमें, R एट एनी टाइम T, मतलब इन तीनों वैल्यू को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ना। अब इसमें आपको क्या क्या दिया है और क्या मिसिंग है, क्लियरली यहाँ से हमको क्या दिखाई दे रहा है कि PT हमें नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, P0 माइनस QT माइनस RT कर सकते हैं किसी टाइम पे। तो ये वैल्यू कितना है, 1 माइनस ये कितना है, 0.5966 माइनस 0.0355,
चलिए 1 से माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी आफ्टर टाइम टी। ठीक, और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस k1 इंटू टी। अब यहाँ x की जगह पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी आफ्टर टाइम टी, जो आप यहाँ से निकाल लिए। a की जगह पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी जीरो ई माइनस k1 हमको दिया हुआ है, t हमसे पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने से हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आ जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो P0 हमें दिया है, QT कंसंट्रेशन ऑफ Q आफ्टर टी टाइम, ये एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है, R का भी दिया हुआ है, K1 भी दिया है, K2 भी दिया है, हमने इसको निकाल लिया। ये कहाँ से निकाला, वही जो आपको पीछे इनिशियल A वाला कॉन्सेप्ट से। ठीक, इनिशियली जितना भी हम कंसंट्रेशन लेंगे वो किसके बराबर होगा, P प्लस Q प्लस R आफ्टर टी टाइम। यहाँ से हमने एक निकाल लिया जो मिसिंग था। ठीक, तो इसलिए हमने PT निकाल लिया, माइनस किया तो हमको क्या मिल गया, 0.3679, ये मिल गया। और देन फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये कौन सा फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1 वाला फॉर्मूला है। तो ये क्या था, x इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस k1 इंटू टी। रख के सॉल्व कर लिया तो हमारा टाइम आ गया 1440 सेकेंड्स। ठीक, ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल काइनेटिक्स का कंजुगेटिव रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, मेजर वालों के लिए। उसके बाद एमएससी में भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जेएम एसआईआर नेटगेट हर जगह क्वेश्चन हमको यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप पहले आप उसको डिराइव करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन मिलने से वैल्यू रख के हमें सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है कैसेस में या फिर डाउट हो तो आप इसमें, ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो आप अपना थंब दिखा सकते हैं, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।